वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अली अंजुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो सी एस एस 2022 में इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें एक ऐसे आया है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल और इसको इस हद तक समझें कि क्रिटिकल इसमें एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है और इसमें बैलेंस्ड अप्रोच रखना भी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ एग्जामिनर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। जब आप कंक्लूजन करते हैं तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये जानेगा कि आपने इसको किस अंदाज से कंक्लूड किया है और किस अंदाज से इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली है क्या। आप ये देख रहे होंगे मैंने कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स, कुछ मैंने इंट्रोडक्शन का पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें बनाई हैं जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर ने स्टेटमेंट क्या दी है। एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्लोबल पॉलिटिक्स से मुराद है आलमी सियासत, ठीक है, इसे हम उर्दू में आलमी सियासत कहेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन से हम मुराद लेंगे कि हमारे आलमी ताल्लुकात कैसे हैं। हमारे से मुराद ये है कि पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं इस ऐसे को सीक्वेंस से लेके चलूँ, सिक्वेंशली या इसको मैं बात करूँ तो वैसे तो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, इंग्लिश ऐसे के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या टेक्निक्स उसमें रखनी है, वो मेरी एक अलग सी वीडियो यूट्यूब के ऊपर स्टडी विद अली अंजुम चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर आपने किसी भी ऐसे को अटैम्प्ट करना है तो आपने उसके 3 डायमेंशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है ऐसे को लिखना, अपनी राइटिंग्स में कुछ चीज़ें लेके आना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो यही 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मैंने 3 चीज़ें बताई हुई हैं वो ये है कि सबसे पहले इसकी जो सोशल जो इसका आप समझ लें कि सोशल एक्सटेंट क्या है, इसका पॉलिटिकल एक्सटेंट क्या है, इसका इकोनॉमिक एक्सटेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर थीसिस स्टेटमेंट देख रहे हैं तो थीसिस स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है, इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिको कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड one thing will remain supreme and permanent in the global politics and international relation is the national interest of countries around the world। मेरे कहने का मतलब या मेरे कहने से जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका मतलब ये है कि बेसिकली जो वर्ल्ड है वो किसी भी कंट्री की हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिको कल्चरल इन्वायरमेंट है वर्ल्ड का, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ सुप्रीम और परमानेंट रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और वो क्या है, द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लें कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की जब भी बात हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो या कंट्रीज़ की बात हो या किसी भी कंट्री की बात हो, लाइक पाकिस्तान की अगर बात हो, तो नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज सुप्रीम एंड परमानेंट। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सुप्रीम और परमानेंट है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने सबसे पहले 3 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। मैंने बेसिकली इन 3 इस ऐसे को 3 डायमेंशंस में आप समझ लें या 3 इसके पैराडाइम में डिवाइड कर दिया है ताकि मैं इस ऐसे को मज़ीद अच्छी तरह से बयान कर सकूं। अगर आप किसी भी ऐसे की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैराडाइम में उसको लिखते हैं तो आपके लिए भी इजी है और एग्जामिनर के लिए भी इजी है आपको एवेलुएट करना। लाइक जिस तरह मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सोशल डायमेंशन है उसमें मैंने ये लिखा है कि जो सोसाइटियल नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीव्स और लैंग्वेजेस हैं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं और कुछ जगह पे इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ क्या है। जिस तरह हम देखते हैं कि ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ हैं हमारी दुनिया में, ठीक है, दुनिया के अंदर जितनी भी ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ हैं वो काम कर रही हैं या ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ इमर्ज हो रही है। जिस तरह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो काफ़ी हेल्प आउट कर रही हैं हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ के अंदर, और ग्लोबल एक प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, यानी कि आप कल्चर किसी के साथ शेयर करते हैं, अगर आप
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर आप किसी के साथ एफिलिएशन होती है आपकी किसी के साथ, अगर आप स्टडी पर्पस से जाते हैं, आप किसी भी पर्पस से जाते हैं, जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपकी एक जो सोशल लाइफ है वो कुछ चेंजेस लेके आती है। आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, आपका अपना ड्रेस कोड है, आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, आप टाई नहीं पहनते, ठीक है। तो इस हवाले से भी अगर मैं बात करूं कि वेस्ट में देखते हैं हम कि हिजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है, हिजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। 9/11 के इंसिडेंट के बाद वहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनके लिए हिजाब पहनना बहुत मुश्किल हो गया। ये सारी एलेबोरेशंस हैं, आपको इसको जितना मर्ज़ी एलेबोरेट कर लें, इसमें मज़ीद एग्जांपल्स डाल लें, ठीक है। उसके बाद हम एमरजेंस ऑफ इस्लामोफोबिया देखते हैं कि इस्लामोफोबिया इमर्ज हुआ। इस्लामोफोबिया बेसिकली क्या है? ये एक बिलीव है, इस्लाम से खौफ है। तो ये क्या है? ये सोशल एक आप समझ लीजिए सोशल पॉलिटिक्स है, इसमें ग्लोबल सोशल पॉलिटिक्स है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी शामिल है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो फ्रांस के साथ पाकिस्तान के रिलेशन इस हद तक अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो सोशल आप समझ लीजिए पैराडाइम है जिसमें बिलीफ शामिल है, जिसमें हम यानी कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि किसी भी तरह की उनकी तौहीन नाउज़ुबिल्लाह की जाए। तो इसी तरह से जब एमरजेंस ऑफ इस्लामोफोबिया की बात करेंगे तो इस्लामोफोबिया के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करते होंगे। इसके बाद अगर हम ब्रेग्जिट की बात करें तो ब्रेग्जिट में क्या था? ब्रेग्जिट में बेसिकली अब ब्रिटेन जो सा है वो यूके से निकलना चाहता था, एग्जिट करना चाहता था। तो उनकी बेसिक रीजंस क्या थी, ठीक है। तो जीनोफोबिक सेंटिमेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो कारोबारी हजरात थे वहाँ पे वो सोचते थे कि हमारा अगर ये जो हमारी इकॉनमी है या हमारा जो काम है वो बहुत कम हो गया है, उसकी वजह जो सी है ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्हें हम जीनोफोबिक सेंटिमेंट्स के पैराडाइम में भी लेके आते हैं। जीनोफोबिक वो चीज़ होती है मतलब किसी इंसान से खौफ था कि वो उसकी जॉब ना स्नैच कर ले, तो एक किस्म की रिजेंटमेंट आ जाती है उसके दरमियान। तो ये जीनोफोबिक सेंटिमेंट्स की एक काफ़ी वसी एक्सप्लेनेशन है। तो आगे हम अगर बात करते हैं सेक्टेरियनिज़म की, ईरान इराक वॉर की, तो वहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे एक सोशल एलिमेंट देखा जा रहा है, एक बिलीफ देखा जा रहा है। एक यानी कि अगर हम देखें तो ईरान इराक के साथ अगर वॉर होती हो तो सेक्टेरियनिज़म की होती है, शिया सुन्नी जो कि एक सेक्ट है मुस्लिम्स के अंदर, तो वहाँ पे ये फसादात पैदा होते हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं? ये आपकी ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, ठीक है। आपके आपसी ताल्लुकात हैं और आपकी आलमी आप समझ लें कि ये सियासत है, ठीक है। आलमी सियासत और आलमी ताल्लुकात आप किस हद तक किस तरह बेहतर बना सकते हैं, या किस तरह बिगाड़ सकते हैं, या किस वजूहात की वजह से ये बिगड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल इसके पैराडाइम की या पॉलिटिकल डायमेंशंस की, तो जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री अलाइंसेस जो सी हैं वो पॉलिटिकल डायमेंशंस में आती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की। वो कैसे आती हैं? वो ऐसी आती हैं कि जो नेटो की जो एक्सपेंशन है टुवर्ड ईस्ट की तरफ, उससे क्या हुआ कि जो रशियन आप समझ लें कि जो फोर्सेस हैं या जो रशिया है, जो उसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से एक रिजेंटमेंट शो की गई जिसकी वजह से यूक्रेनियन क्राइसिस हुआ, अभी रिसेंटली आपने देखा है। तो ये क्या है? ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक पॉलिटिकल आप समझ लें कि पैराडाइम है या डायमेंशन है जिसमें नेटो की फोर्सेस और आप समझ लें कि रशिया जो सा है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। बेसिकली ये क्या है? ये मिलिट्री अलाइंसेस जितनी भी बनती हैं ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के पैराडाइम में ही आती हैं, ठीक है। कि आपके आलमी ताल्लुकात कैसे हैं और आप किस तरह से आलमी सियासत करते हैं, ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूँ कि जो यूक्रेन है उसको पहले सपोर्ट किया यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने। फिर वहाँ से जब रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय या यूएस या यूरोपियन यूनियन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ असला सप्लाई करेंगे, अगर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो ये हमारे लिए
नुकसानदेह है, क्योंकि यूएस जो सा है वो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान से अभी निकला ही है। तो यहाँ पे मैंने अफ़गानिस्तान का अभी मेंशन नहीं किया, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वर्बली बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो मेरे माइंड में आ रही हैं मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको मज़ीद एक्सपैंड कर सकते हैं। मेरे माइंड में जितनी एग्जांपल्स आई हैं या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। अगर आपके माइंड में मज़ीद आए तो आप इसको मज़ीद एक्सपैंड करें। जिस तरह इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए, ठीक है, चाइना के इमर्जिंग इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए अभी ऑकस जो सा है ये रिसेंटली एक मिलिट्री अलाइंस बनी है, ठीक है। उससे पहले जो सी है वो क्वाड है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मिलिट्री अलाइंसेस हैं, या आप समझ लें कि हमारे इस्लामिक वर्ल्ड ओआईसी में जब ओआईसी बनने की बेसिक वजह क्या थी, ठीक है। ये पॉलिटिकल आप समझ लेना कि एक एंटिटी है, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, वो आपस में एक पैक्ट करते हैं या एक मेंबर स्टेट बनते हैं, इसलिए कि वो अपनी एक इन्फ्लुएंस शो करना चाह रहे हैं, अपनी एक पॉलिटिकली वर्थ शो करना चाह रहे हैं किसी की कंट्री के या किसी के भी अगेंस्ट, ताकि वो बताना चाह रहे हैं कि हम एक इतनी वर्थ रखते हैं और हम कोलैबोरेटिव मिलकर ये एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके इकोनॉमिक साइड्स पे आएँ तो यहाँ मैंने लिखा है जियो इकोनॉमिक डिज़ायरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक अलाइंसेस, ठीक। तो इससे मुराद क्या है कि जिस तरह मैंने बताया है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं और पॉलिटिक्स भी है, जिसमें इकोनॉमी जो सा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम इकोनॉमिक अलाइंसेस बनाते ही क्यों हैं, बेसिकली इसीलिए बनाते हैं कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो ग्लोबल एक्सपीडियंसीज़ हैं, हमारी जो ग्लोबल पॉलिटिकल और इंटरनेशनल एक्सपीडियंसीज़ हैं, हमारे कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो कि ऐसी लेवल पे आएँ ताकि हमें उसका बेनिफिट हो। और बेनिफिट क्यों हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये हमारी नेशनल इंटरेस्ट के बेनिफिट में है, इसलिए हम ये इकोनॉमिक अलाइंसेस में भी जाते हैं। जिस तरह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान कंट्रीज़ हैं, सार्क है, ईसीओ है, ये सारी क्या हैं, ये इकोनॉमिक अलाइंसेस हैं। इन इकोनॉमिक अलाइंसेस के पीछे क्या है, कंट्रीज़ की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, आपस में ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, अगर हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह डिज़ाइन करता है कि वो अपनी मिलिट्री को भी एम्पावर करे, अपनी इकॉनमी को एम्पावर करे और अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ऑलवेज सुप्रीम रखते हुए ऐसे फैसले करे जो कि उसकी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें। जिस तरह पाकिस्तान अब चाइना की तरफ टिल्ट करता है, तो उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक सुपर पावर के साथ अपनी एफिलिएशन चाहता है, ठीक है। तो वजह ही ये है। इसी तरह से जो BRI का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया। तो आगे फर्दर इस बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप मज़ीद इसके बारे में जो भी पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें, एग्जामिनर ने तो आपको एक फ्री हैंड दे दिया है कि आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप हर तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन थ्रू द पॉइंट इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पैराडाइम है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो पैराडाइम है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक पहले ऐसे आया था इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पहले उसने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से मुराद ये लिया था कि उसने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे बात की थी। इस बार उसने बात की है इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो बेसिकली अगर आपको उस ऐसे के बारे में अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने लिखा हुआ है, तो तकरीबन ये इस जो 2022 में ऐसे आया है, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन वर्डिंग में थोड़ा फ़र्क है। तो अब हम बात करते हैं रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। अभी हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सा है वो वर्ल्ड को पीस और सिक्योरिटी की तरफ लेके जाने के लिए इदारा बनाया गया है, लेकिन ये इस हद तक फेल हो चुका है या रेजोल्यूशन सिर्फ पास कर देता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली ग्लोबल पॉलिटिक्स है। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ वर्ल्ड के अंदर या अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है तो आप को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहले अप्रूवल लेनी होगी कोई भी चीज़ करने के लिए। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या किया जाता है कि किसी तरह की अप्रूवल नहीं ली जाती। जिस तरह सद्दाम को जब टॉपल किया गया कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है इराक़ में, तो क्या हुआ कि यूएस ने, नेटो की फोर्सेस ने वहाँ पे बम्बार्डमेंट की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यानी कि वहाँ पे अप्रूवल के बिना की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाइना भी मौजूद है, वहाँ पे रशिया भी मौजूद है और वीटो पावर का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखा ही ये जाता है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं या हमारी जो पॉलिटिक्स है वो किस
तरह है और क्या शेप उसमें चल रही है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, ठीक है। इसको बनाने की वजह क्या थी कि वर्ल्ड जो पहले जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के एक डेथ टोल से निकल आया है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन आप समझ लें, 10 मिलियन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो इतने डेथ के बाद अब वर्ल्ड को ये चीज़ आप समझ लें कि रिकगनाइज हुई है, ये चीज़ मानने में आई है कि इतने लॉस के बाद हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने बनाई है लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बाद, तो इसको इफेक्टिव होना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इफेक्टिव होना चाहिए, जनरल असम्बली के पास प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज़ हैं उनको प्रॉपरली काम करना चाहिए, जिस तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनेस्को है। ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में के पैराडाइम में और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अमंग नेशन स्टेट्स। अगर हम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो ताइवान का डिस्प्यूट आपको पता है, यूक्रेन का है, कश्मीर का है, फ़लस्तीन का है, सोलोमन आइलैंड हैं। तो ये सारे ग्लोबल पॉलिटिक्स इनके ऊपर होती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स से मुराद ये है कि हमारे ऐसे इनके ऊपर आप समझ लें कि क्लेम हैं जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं, और इनके अलावा इनके ऊपर ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसे होती है कि यूएस के पास इस टाइम ताइवान की जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है, और चाइना जो सा है वो किसी भी टाइम पे ताइवान पे हमला करना चाहता है। तो ये क्या है, ये एक किस्म की पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर दूसरी यानी कि बाहर से आके कोई फोर्स अटैक करती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस तरह यूएस कहता है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये मेरा यानी कि इसकी सिक्योरिटी मेरे पास है। जिस तरह यूक्रेन का क्राइसिस है, यूक्रेन के क्राइसिस में सिर्फ क्या प्रोवाइड की जा रही है, ये अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्व कर रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह सर्व कर रहे हैं, अब जो यूएस की हेजमनी है वो चाइना के एमरजेंस के बाद कम हो गई है, ठीक है। इस पे मज़ीद मैं अगर बात करूँ तो बड़ी लंबी चली जाएगी, आगे हम बात करते हैं कश्मीर की। तो ये मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ, आउटलाइन में यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपने किस तरह ऐसे को लिखना है और कौन कौन से आइडियाज़ आपके माइंड में आने चाहिए। कश्मीर का इसी तरह से इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, तो आपने इसके ऊपर बताना है कि इसके ऊपर किस तरह की पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स फ़लस्तीन के ऊपर किस तरह की होती है कि जो इसराइल है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है यूएस। उसकी वजह यह है कि यूएस को इसराइल को सपोर्ट करने की वजह यह है कि अरब पेंसुला में जो कि ज्यूइश कम्युनिटी है उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, ताकि जो अरब का वर्ल्ड, जो अरब आप समझ लीजिए पेंसुला है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहे, हेजमनी रहे यूएस की। वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अलावा ज्यूइश के साथ वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना रहे। इस तरह सोलोमन आइसलैंड है, आइसलैंड के ऊपर या कोरल रीफ हैं या अटॉल्स हैं, बेसिकली ये सारे इसलिए देखे जाते हैं कि वहाँ पे क्लेम करके अगर वहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग करें, वहाँ पे अपना नेवल बेस बना लें, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। फर्दर हम चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग नेशन स्टेट्स में, और उनके नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वही बात मैंने पहले भी की है कि यूएस चाइना की जो ट्रेड वार है और उसके रेप्लिकेशंस क्या रहे वर्ल्ड के ऊपर, जिस तरह से अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज की हुई हैं यूएस ने और उसके अलाइज ने, तो इसकी जो आप समझ लें कि जो रेप्लिकेशंस हैं वो क्या होंगे वर्ल्ड के ऊपर। जो फूड सिक्योरिटी है और या फूड क्राइसिस हैं या इन्फ्लेशन है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आप ये भी डिस्कस करेंगे कि जो यूएस चाइना ट्रेड वार है, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो क्या पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या होगा, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या होगा। क्या अगर यूएस के अलाइज़ हैं तो वो यूएस के अलाइज़ के साथ जाएंगे, चाइना के अलाइज़ हैं तो चाइना के साथ अलाइज़ अपने साथ लेके जाएगा। और चाइना का इन्फ्लुएंस किस वजह से है, चाइना का इन्फ्लुएंस है इसके BRI का प्रोजेक्ट की वजह से, जो 126 या 130 कंट्रीज से ज़्यादा एक्सपेंड करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। तो पाकिस्तान के चाइना के साथ क्या रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के रशिया के साथ क्या रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस के पैराडाइम में आती है। और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसीज़, यानी कि इंडो पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में चाइना को किस तरह कंटेन करना है। और अगर हम G7 कंट्रीज़ की बात करें तो G7 कंट्रीज़ यानी कि वर्ल्ड का 50% GDP रखती हैं, उन्होंने BRI को टक्कर देने के लिए या BRI के मुकाबले में B3W का एक इनिशिएटिव लिया है, तो वो किस तरह आगे से इसको लेके चलेगा, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और IMF का रोल
इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या है, ये बहुत क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका शेयर होता है, सबसे ज़्यादा से या सबसे ज़्यादा बात उसी की सुनी जाती है। जिस तरह अगर हम आईएमएफ पे पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है तो आईएमएफ टर्म्स एंड कंडीशनैलिटी अपनी मनवाता है। तो अपनी कौन मनवाता है? ऑब्वियसली ये यूएस की सबसे ज़्यादा वहाँ पे इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से शेयर है, तो यूएस वहाँ पे अपनी सबसे ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस रखने की ताकत रखता है। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक भी है, आईएमएफ भी है और डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि जो मैंने आपको इसकी थीसिस स्टेटमेंट बताया है कि किसी भी कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमेशा सुप्रीम रहती है। और इसी के अगर इसी की हम बात करें तो इसी में हम ये लिखेंगे कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमेशा सुप्रीम रहती है। इसीलिए जो अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें या किसी भी कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अगर उसकी नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर उसको फ़ायदा देगी तो वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना रोल अदा करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल हम पाकिस्तान की लेते हैं कि पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो का जो एग्रीमेंट किया था यूएस के साथ, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो वेपन्स हैं पाकिस्तान को प्रोवाइड किए गए, जो बाद में 1965 की वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किए, जो बाद में यूएस ने उसके हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगा दी। उसकी वजह ये थी कि यूएस का कहना था कि हमने आपको जो वेपन्स दिए थे, जो हमारा आपके साथ एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट ये था कि आपने ये वेपन्स जो से हैं वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करने, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कम्युनिज़म क्या एक्सपेंशन हो रही थी, सोवियत यूनियन यूएसएसआर की एक्सपेंशन थी। तो इसलिए पाकिस्तान को ये यूएसएसआर के ब्लॉक में नहीं, चूँकि यूएस के ब्लॉक में जाना पड़ा। तो ये सारी कुछ डिटेल्स हैं, डिस्कशंस हैं। आपने अपने कंक्लूजन में बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है और यही अप्रोच रखनी है जो मैंने आपको बताई है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये जस्ट मैंने आपको, आप समझ लें कि मैंने एक एग्जांपल्स के तौर पे मैंने एक इसकी ये आउटलाइंस बनाई हैं। आप मेरे से भी अच्छी और मज़ीद अच्छी आउटलाइंस बना के इसको मज़ीद एक्सपेंड करके मल्टीपल एग्जांपल्स आप उठा सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपको मिलें, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल साइंस को इनकॉर्पोरेट करें और डिफरेंट जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके अपने ऐसे को मज़ीद ब्यूटीफाई करें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।